जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बिजनेस के न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेशन करने जा रहे हैं। इससे पहले आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं फॉर्मली फिर इसको स्टार्ट करूँ। चैप्टर 16A है आपका, इसको ज़रा जहन में रखिएगा। सर सर जो आपने हमें होमवर्क एक दिया स्टूडेंट था। ने कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। सर सर मेरी आवाज आ रही है। मेरा ख्याल है कि कोई क्वेश्चन नहीं। अच्छा जी, आज हमारे पास क्वेश्चन है मार्च 2021 का। इस क्वेश्चन में आपको जो चीज़ नज़र आ रही है सबसे पहले, वो एक तो ये है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एक पिक्चर गिवन है, टर्नओवर गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, एडमिन एंड सेलिंग सर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है कि इसका जो टर्नओवर है वो 100 मिलियन से ज़्यादा है। तो अगर ये इंडिविजुअल हुआ तो इसके ऊपर सेक्शन 113 की एप्लीकेशन मिनिमम टैक्स की होनी चाहिए। बाकी इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके पास एडमिन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, अदर इनकम में कुछ शामिल है। अदर इनकम इंक्लूड, ये देखिएगा, अदर इनकम के अंदर डिविडेंड मौजूद है जो कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आना चाहिए। सेल ऑफ शेयर्स हैं जो कि कैपिटल गेन में जाने चाहिए। सेकंड हैंड अदर इंफॉर्मेशन में बता दिया उन्होंने कि एक प्लांट इंपोर्ट किया है, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर हैं और टैक्स डिप्रिसिएशन है, इनकम टैक्स डिडक्टेड अंडर सेक्शन एंड एडवांस टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये है। हमारे पास एडवांस टैक्स भी मौजूद है। तो नीचे इसकी रिक्वायरमेंट है, योर कंप्यूटेशन शुड कमेंस विद प्रॉफिट बिफोर टैक्स फिगर ऑफ दिस। कहता जी आपका आंसर यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए। इग्नोर मिनिमम टैक्स, उसने खुद ही कह दिया कि अब आप मिनिमम टैक्स को शो ऑल रेलेवेंट एक्सक्लूजन एंड डिसअलाउंसेस, ये एक नॉर्मल उसका क्वेश्चन था जी। तो स्टार्ट करते हैं इसको और साथ साथ इसकी कैलकुलेशंस करते हैं कि इसके अंदर मैं ज़रा शीट भी ओपन कर लूँ ताकि वो वर्किंग करनी पड़े, तो वो भी मैं आपको दिखा सकूँ। चलें जी। अब ज़रा इसको देखिएगा। कहता जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड, घर में ज़रा मेरा सेटअप जो है ना वो वैसा नहीं होता जैसे ऑफिस का है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा। अच्छा जी, कहता जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड रॉ मटेरियल ऑफ 7.8 मिलियन, नो विदहोल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से क्या मुराद है कि इसने एक्सपेंसेस को माइनस किया हुआ है। पहले सबसे पहले जो इम्पैक्ट आए उसका देखा करें कि इसने इम्पैक्ट क्या दिया हुआ है, बाद में उसको जाके हम देखेंगे। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, अच्छा, इसका अगर आप टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे तो सेक्शन 21 हमें ये कहता है कि अगर ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स हों तो उसका जो भी अमाउंट होगी उसका 20% आपको
किया जाएगा, ये यानी उसको ऐड बैक किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम परचेजेस का 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोबारा सुन लीजिएगा, इस अमाउंट को ऐड बैक किया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम वो परचेजेस के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में परचेजेस तो गिवन नहीं है हमें। अगर इस क्वेश्चन में परचेजेस गिवन होती तो हम उसका भी 20% ले लेते, और एक्चुअल अमाउंट तो विच एवर इज लोअर जो होती वो हम माइनस करते। तो चूंकि इस सवाल के अंदर परचेजेस टोटल गिवन ही नहीं है, हमें सिर्फ यही गिवन है रॉ मटेरियल का, तो लिहाजा आप इसी का 20% ऐड बैक करेंगे। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गई है तो पूछ ठीक है, आगे चलूं, वरना इसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूं। जी। सर दोबारा एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। अगर इसके साथ आपको परचेजेस गिवन होती तो आप उसका भी 20% लेते, ठीक है, विच एवर इज लोअर को आप माइनस करते। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन इज 21 million ऑन प्लांट एंड मशीनरी, नॉर्मली हम इसको भी ऐड बैक करते हैं। प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग इन्वेंट्री ऑफ दिस, स्लो मूविंग इन्वेंट्री का लॉ में कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है, प्रोविजन इज नॉट अलाउड, तो इसको भी ऐड बैक करेंगे। एडमन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, इन्होंने भी प्रॉफिट को माइनस किया हुआ है। जब कहेगा ना एडमन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इंक्लूड, तो आप समझ जाएं कि उसने माइनस किया हुआ है। कहता है 676,500 पे टू अ लोकल होटल फॉर होल्डिंग ईद एनुअल मिलन पार्टी फॉर द एम्प्लॉइज अलाउड है, लिहाजा इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, लिखेंगे जरूर एग्जाम में। कहता जी ₹1235 पेड एज अ पेनल्टी टू अ कस्टमर इन सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम फॉर damages अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ बैचेस ऑफ वैक्सीन। Laboratory test and in-house investigation revealed that the level of impurities in the vaccine exceeded the acceptable level as agreed in the contract। तो आपके अगर बिजनेस के अंदर अगर ये लॉ कानून इसको फिर इसके ऊपर पेनल्टी डाल देता, हेल्थ वाले इसको पेनल्टी डालते कि आपने ये बदतमीजी की है, ड्रग्स एक्ट की आपने वायलेशन की है, तो फिर ये डिस अलाउ होता। लेकिन चूंकि ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है, कस्टमर इसको पेनलाइज कर रहा है, तो लिहाजा इसका भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये पेनल्टी अलाउ है। ₹2.3 million पेड एज अ डोनेशन टू अ हॉस्पिटल एस्टेब्लिश बाय द लोकल गवर्नमेंट, ये डोनेशन तो डिस अलाउ होगी, इसको भी ऐड बैक करेंगे। लेकिन आप यहाँ लिख लें कि इसके ऊपर हमें बाद में टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना चाहिए। मार्केटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड अ रिवॉर्ड ऑफ 500,000, द रिवॉर्ड वाज पेड इन कैश टू वन ऑफ द सेल्समैन एक्सीडिंग हिज सेल्स बजट, उसको एक सेल्समैन को कैश में पे कर दिया गया है 5 लाख रुपया, ठीक है। लिहाजा हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है वो थी 2.5 लाख रुपए तक, चूंकि आप उससे एक्सीड कर गए हैं, लिहाजा इसको भी ऐड बैक कर दिया जाएगा। अदर इनकम इंक्लूड डिविडेंड ऑफ 175, अदर इनकम में डिविडेंड शामिल है 175, जो कि गलत है, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। दिस अमाउंट वाज रिसीव फ्रॉम अ लिस्टेड कंपनी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑफ 15% एंड ज़कात ऑफ 30,000 डिडक्टेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। इसका जाके ट्रीटमेंट हम जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएंगे तो वहां जाके इसका ट्रीटमेंट करेंगे। गेन ऑफ 60 ऑन सेल ऑफ शेयर्स, तो ये गेन ऑफ 6,60,000 है, इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि ये कैपिटल गेन का हिस्सा है। और इसका जाके ट्रीटमेंट, अब जो सेपरेट ब्लॉक की आइटम है इसका कितना ट्रीटमेंट होगा डिविडेंड का, नंबर 1 आप इसको ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। नंबर 2 आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ग्रॉस अप करेंगे, यानी डिविडेंड प्लस ज़कात डिवाइडेड बाय 0.85 के साथ। फिर आप जाके इसको लेस करेंगे टोटल इनकम में से,
ठीक है। फिर इसका जो टैक्स है वो जाके आप ऐड करेंगे एज अ सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में। फिर इसका विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर जो टैक्स है वो माइनस करेंगे। तो पहले इसकी रिवर्सल डालेंगे, बाकी चार ट्रीटमेंट इसके सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के होंगे। गेन ऑन सेल ऑफ शेयर ऑफ इन नवंबर, एपी प्राइवेट लिमिटेड इन नवंबर, 60% of the shares in APL were owned by the federal government. AC purchased these shares in June X20, उसने परचेज किए थे। अब ये हमारी क्या होगी, पहली बात तो ये है कि ऐड करेंगे इसको। दूसरा वही सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का ट्रीटमेंट करेंगे कि पहले इसको कैपिटल गेन में ऐड करेंगे जाके, फिर टोटल इनकम में से इसको माइनस करेंगे, और फिर जाके इसका जो टैक्स है वो हम टैक्स लायबिलिटी में ऐड करेंगे। अदर इंफॉर्मेशन है जी, अ सेकंड हैंड प्लांट वाज इंपोर्टेड फ्रॉम फ्रांस एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 मिलियन विद होल्डिंग टैक्स ऑफ 150 वाज पेड एट इंपोर्ट स्टेज। ये जो विद होल्डिंग टैक्स उसने आपको इंपोर्ट स्टेज पे पे किया है, ये आपका टैक्स क्रेडिट बन जाएगा, एडवांस टैक्स है, तो इसलिए आपको नोट करना चाहिए कि बाद में मैंने जाके इसको माइनस करना है। द प्लांट वाज इंस्टॉल्ड इन द मंथ ऑफ सितंबर, ठीक है, X1। AC incurred 375 on the installation of the plant which is included in the admin and distribution expenses। देखिएगा, ये जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी उसने एडमिन एक्सपेंसेस में ऐड किया हुआ है। मैं अभी ट्रीटमेंट करूंगा, फिर मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपको कोई इशू है। इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट, इस लाइन के डिफरेंट ट्रीटमेंट है। नंबर वन, कि हमारा जो 25 लाख रुपया है उसके अंदर इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो शामिल होनी चाहिए थी। उसने क्या किया कि इस 3,75,000 रुपये को एडमिन एक्सपेंसेस में डाल दिया, तो उसमें माइनस किया हुआ है, तो लिहाजा इसको क्या कर देंगे, ऐड। नंबर वन ये ट्रीटमेंट होगा। ये जो अमाउंट आएगी, इसके ऊपर हम इनिशियल अलाउंस लेंगे और फिर डिप्रिसिएशन लेंगे, ठीक है इसके। और जो इसका विदहोल्डिंग टैक्स है उसको हम टैक्स लायबिलिटी में माइनस करेंगे। तो इसके तीन ट्रीटमेंट होंगे, एक ये ट्रीटमेंट होगा, दूसरा इसकी डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और तीसरा इसका विदहोल्डिंग टैक्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की गई है। जी, उसने इसका तो नहीं बेटा बताया, उसने इसका तो कुछ नहीं बताया, लिहाजा इसको नहीं छेड़ेंगे। ये जो है 3,75,000, उसने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट किया हुआ, जबकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर था। कहते जी, अकाउंटिंग प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ 3.4 मिलियन वर चार्ज टू द अकाउंटिंग प्रॉफिट, इसको भी ऐड बैक करेंगे। However, for tax purposes, it has to be amortized over a period of 5 years। तो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का 20% रेट है वो हम चार्ज करेंगे, वो 5 कहे या 6 कहे हमें उससे गर्ज नहीं है। टैक्स डिप्रिसिएशन अदर देन प्लांट एंड मशीनरी, बेटा सेकंड हैंड प्लांट इंपोर्ट किया हुआ है ना, पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल हो रहा है ना, पाकिस्तान में पहली दफा इस्तेमाल होगा तो इनिशियल लॉस तो मिलेगा। टैक्स डिप्रिसिएशन हमारे पास ये है 1.9 मिलियन की। इनकम टैक्स डिडक्टेड, ये भी हमारे पास विद होल्डिंग टैक्स मौजूद है। तो ये एक क्वेश्चन था जिसको अभी हम आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो जहाँ इशू हुआ तो मुझे वो बता दीजिएगा कि सर मुझे यहाँ पर इशू आ रहा है।
नहीं बेटा, ये विदहोल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स को नहीं ऐड करते। कस्टम ड्यूटी होती तो उसको ऐड करते, फेडरल एक्साइज ड्यूटी होती तो उसको ऐड करते। ये तो हमारा इनकम टैक्स का एडवांस टैक्स है ना, तो इसको क्यों करेंगे? एडवांस इनकम टैक्स हमारा एडवांस होता है, वो जो पे हो रहा होता है। किताब जरा अपने सामने रख लीजिएगा और इसको वन बाय वन मैं लेके कर रहा हूँ। अब मैं कीबोर्ड यूज करूंगा, वहाँ पेन मैंने रख दिया है। तो पहली चीज तो इसमें यह है कि इसका ईयर एंड है 31। ये स्पेशल टैक्स ईयर है, ये जरा जहन में आपने रखना है। तो मैं इसको सबसे पहले तो इसका नाम लिखेंगे, वो है मिस्टर एम ए। मिस्टर एम ए। क्वेश्चन है जी हमारा मार्च 2021 का। मार्च 2021 का है मिस्टर एम ए। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स पेएबल। हमारा टैक्स ईयर बताएं कौन सा होगा ये? अगर यहाँ 2024 लिखा होता तो हम 25 लेते, X2। तो बहरहाल यहाँ पर हम 20X2 हमारा टैक्स ईयर हो गया। तो सबसे पहले क्या आ गई हमारी बिजनेस इनकम। तो बिजनेस इनकम में हमारा है जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मैं अपनी अमाउंट्स रुपीज में ही लिखूंगा, ताकि अगर कोई कैलकुलेशन करनी पड़े तो मसला ना हो। 2468,000। मैं ये आपकी अमाउंट है, इसको मैंने एडजस्ट करके इसको कन्वर्ट करना है। इसमें से जो अदर हेड्स ऑफ इनकम है वो मैं माइनस कर दूंगा, और फिर बाकी एडजस्टमेंट डालने के बाद मैं बिजनेस इनकम तक आ जाऊंगा। तो सबसे पहले है जी, उसने कहा है जी हमारी रॉ मटेरियल है जिसके ऊपर हमने टैक्स नहीं काटा, तो हम लिखेंगे ऐड नो टैक्स विद हेल्ड। ठीक है जी। तो वो हमारी अमाउंट कितनी है? 7.8 मिलियन इंटू 20%। क्योंकि हमें उसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है टोटल परचेज की, इसलिए मैं इसी का 20% भी ऐड करूंगा। मेरे साथ साथ बेटा आपने क्वेश्चन ये करना है साथ। दूसरा देखिएगा, अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन उसने मैं बता दी है, वो भी हम ऐड कर देंगे। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन 21 लाख की। सही है। फिर उसने कहा है प्रोविजन फॉर स्लो मूविंग एट प्रोविजन ऑफ स्लो मूविंग इन्वेंट्री। 18 लाख रुपए की। ठीक है जी। इसके अंदर कोई और ऐसी आइटम नहीं थी जिसका हमने को फर्दर ट्रीटमेंट लेना था। एडमिन एक्सपेंसेस शामिल थे जी, ईद मिलन पार्टी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस फॉर एम्प्लॉइज। तो यह है, ये हमारे पास अलाउड है, डैश कर देंगे। तो उसके बाद ये कहता है जी पेनल्टी फॉर कस्टमर। ठीक है। बिजनेस पेनल्टी
676,500 वो भी अलाउ है। सॉरी, डोनेशन है जी 23 लाख रुपए की। ये देखिएगा, ये वाली जो अमाउंट है 23 लाख की डोनेशन, ये इसको ऐड बैक करेंगे। ऐड डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, 23 लाख की। मार्केटिंग एक्सपेंसेस पे किए हैं जी कैश में। अच्छा, इसका अब आगे ट्रीटमेंट होना है, ये जरा जहन में रखिएगा आप, इस अमाउंट को आगे हमने डोनेशन के तौर पे लेना है। ऐड करेंगे जी हम मार्केटिंग एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस पेड इन कैश, 5 लाख रुपया। कहता जी अदर इनकम इंक्लूड, तो उसको लेस करेंगे डिविडेंड, 174। अच्छा जी, उसके बाद है जी लेस गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, 660। इसको भी ऐड कर दिया। अब आपने देखना है कि इसका भी ट्रीटमेंट होना है, इस लाइन का फर्दर इसका भी ट्रीटमेंट होना है। ये जहन में रखना है आपने कि इन 3 पॉइंट्स का आगे ट्रीटमेंट होना है। आगे कहता है जी सेकंड हैंड प्लांट। सेकंड हैंड प्लांट में उसने क्या किया था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट को उसने एडमिन में ऐड कर दिया था, तो वो आ जाएगी 375। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर जी उसने कर दिए थे 34 लाख रुपए के ऐड, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स, 34 लाख के। इसका भी ट्रीटमेंट होगा। इसको हमने अपनी कॉस्ट में ऐड करना है, इसको भी अपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड करना है। नीचे टैक्स डिप्रिसिएशन है और इनकम है। तो अब यहाँ पर हम जाके अगर, तो अब हम इसका करेंगे टोटल, इसको डबल लाइन से क्लोज कर देंगे। अगर आप यहाँ तक पहुंच जाएं तो मुझे बता दीजिएगा कि जी सर हमें यहाँ तक समझ आ गई है। एक लाइन एहतियातन हमें छोड़ देनी चाहिए ताकि कोई एडजस्टमेंट और आ जाए तो हम बाद में इसको देख सकें। क्या आ जाएगा, बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन। नहीं, एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि ऐसा कर सकते हैं कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर सिर्फ 80% ऐड बैक करें, नहीं करना। पहले जो चीज़ गलत है उसको आप ऐड बैक करें, बाकी फिर उसकी रिवर्सल होगी। ठीक है जी। तो अब हम इसमें से लेस करेंगे। अगर यहाँ पर लॉसेस होते तो हम यहाँ से माइनस करते, तो अब हम करेंगे लेस टैक्स डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो सबसे पहले उसने जो हमें डिप्रिसिएशन की वैल्यू बताई थी वो एक प्लांट था, सेकंड हैंड प्लांट, 25 लाख रुपए का, ये आपको नजर आ रहा है। तो पहले इसका कर लें, ठीक है। तो पहले लिखते हैं प्लांट इंपोर्टेड, इंपोर्टेड, तो उसकी आ जाएगी 2.5 मिलियन प्लस 375 के। इस पे आप लेंगे इनिशियल अलाउंस।
तो इसकी वैल्यू आ जाएगी जी 25 लाख जमा 375। ठीक है, और इसका आप लेंगे 25%। दिस इंटू 0.25, इसको माइनस कर देते हैं। तो 7,18,725 आ गया। अब इसमें से हम करेंगे डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट। वो कैसे होगी आपकी? वो होगी, इसकी कॉस्ट 28,75,000 माइनस इनिशियल अलाउंस 718,750 मल्टीप्लाइड बाय 15%। तो आप करेंगे इसमें से दिस प्लस दिस, इसका आप 15% ले लेंगे। ये डिप्रिसिएशन भी हो गई। तो प्लांट मुकम्मल हो गया। प्लांट के अलावा उसने हमें प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं। तो हम यहाँ से पहले, बल्कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन भी आप कर सकते हैं। टैक्स डिप्रिसिएशन अदर देन अबव, तो आपके पास है जी 19 लाख रुपए की। 19 लाख रुपया ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है आपके पास। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आपके पास कितने थे? 34 लाख रुपया। ये वाली वैल्यू है जी आपके पास, जो कैपिटलाइज की गई थी। तो इसको करेंगे 34 लाख 3.4 मिलियन इंटू 20%। इसके अलावा तो कुछ और नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया जी? बेटा ऐड होंगे, लेकिन अभी तो हम बिजनेस की कैलकुलेशन कर रहे हैं ना। बिजनेस वो होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल तो बिजनेस की कैलकुलेशन की जा रही है। तो आपकी जो डिप्रिसिएशन है उसमें से अगर आप ये अमोर्टाइजेशन वगैरह माइनस करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका। ये इसको मैं बोलूंगा, ये पहली मेरी चीज आई है बिजनेस इनकम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। बिजनेस इनकम। जी, आपको जो मैं कर रहा हूँ समझ आ रही है? चलिए जी, अब देखिएगा कि क्या इसमें इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है? हमें कहीं नजर नहीं आया। क्या इसमें कैपिटल गेन है? जी बिल्कुल है। तो कैपिटल गेन्स को हम देखेंगे, वो था डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आपको याद हो। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, उसकी वैल्यू उसने 6,60,000 रुपया हमें दी हुई। ये था जी अदर हेड्स ऑफ इनकम में, उसने हमें यहाँ पर ये अमाउंट गिवन थी 6,60,000 रुपए की, जिसमें 60% शेयर थे फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो प्राइवेट कंपनी थी, लेकिन चूंकि इसके पास 50% से ज्यादा शेयर फेडरल गवर्नमेंट के हैं, लिहाजा ये सिक्योरिटीज कहलाएगी। तो इसकी उसने 6,60,000 दिया था डायरेक्टली, हम इसको ऐड कर देंगे उसके अंदर। तो ये हो जाएगा जी 6,60,000।
है ये सेपरेट ब्लॉक में, बाद में इसको माइनस कर देंगे। फिर लिखेंगे जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, और वो है जी डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम में उसने हमें 174 की फिगर बताई थी, ये वाली। सही है। इसको मैं, ये दो हेड जो ऐसे थे जो यहाँ गलत घुसे हुए थे, ठीक है, 174 की, तो 174 इसमें ऐड करेंगे डिविडेंड, और इस पूरे फैक्टर को डिवाइड कर देंगे 0.85 के साथ, तो ये हमारा डिविडेंड इनकम आ जाएगी। प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 0.85, 2,40,000 रुपया हमारी डिविडेंड इनकम आ गई। सही है। तो हमारी टैक्सेबल इनकम, इसके अलावा तो कोई और इनकम नहीं है हमारी, तो हमारे पास टैक्सेबल इनकम आ गई इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम 12 दिस, ये लिखेंगे टोटल इनकम इंक्लूडिंग सेपरेट। अच्छा खालिद साहब, इसको ऐड ही नहीं करते सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को, यानी जिस तरह हम स्टेप लेते हैं ना पहले ऐड करके माइनस, वो करते ही नहीं है, तो इसलिए उससे परेशान नहीं होना। ठीक है। अब इसमें से आप टोटल इनकम में से लेस करेंगे ज़कात, वो आपको डायरेक्ट गिवन थी 30,000 की, और फिर आप इसमें करेंगे लेस सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और उसमें कौन कौन सी इनकम थी हमारे पास? सिक्योरिटीज थी, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, और डिविडेंड था। तो माइनस सिक्योरिटीज और माइनस डिविडेंड। तो अब आपके पास आ गई जी टैक्सेबल इनकम, दिस वन। इन सबको, तीनों अमाउंट्स को, वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। ये आपके पास जवाब आ गया। इसको आप डबल लाइन से क्लोज कर दें, सिंगल की बजाय डबल लाइन से इसको क्लोज करें, और इसको हम ब्लू कलर में कर देते हैं जी। यहां तक पहुंच गए हैं जी, बताएं। आपने नोट कर लिया, देख लिया? SMH थिंग सर, क्या बेटा आप पूछ रहे हैं? गवर्नमेंट की होल्डिंग सेपरेट ब्लॉक में ली जाएगी, इससे क्या मुराद है? अली क्या पूछ रहे हैं आप? एक मिनट, बाहर बैल हुई है, जरा मैं देखूं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ आके। इन्होंने सवाल किया है कि ये गवर्नमेंट की होल्डिंग की वजह से इसको सेपरेट ब्लॉक में लेकर गए हैं। जी बेटा, वो शेयर जिसमें गवर्नमेंट की होल्डिंग 50% से ज़्यादा हो जाए, फेडरल, प्रोविंशियल या फॉरेन गवर्नमेंट की,
वो सेपरेट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन में चले जाते हैं, और पब्लिक कंपनी जो है वो सेक्शन 37 में सेपरेट ब्लॉक में जाती है। हम्म। जी, और कोई क्वेश्चन? चलें जी, अब चलते हैं टैक्सेशन के इशू के ऊपर। टैक्सेशन में ये नॉन सैलरीड है, सैलरी तो है ही नहीं, तो 11 मिलियन का सैलरीड में रेट देखेंगे। अब देखें, जरा ध्यान कीजिएगा कि यहाँ पर इसका वो बढ़ गया है, 10 मिलियन से इसकी इनकम बढ़ गई है, इसलिए एडिशनल टैक्स भी लगेगा। सेशन कब तक चलेगा? जब तक जान में जान है सेशन चलेगा। ले जी, इसका जी 16 लाख, क्योंकि इनकम जो है वो 5.6 मिलियन से ज़्यादा है, और इसलिए चूंकि 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, तो दोनों इम्पैक्ट आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों का लेकर चलेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्लास में आएगा जी 16 लाख प्लस 45%, 6 मिलियन, प्लस इसमें करेंगे ऐड सरचार्ज। सरचार्ज का क्या रूल था? 10% ऑफ इनकम टैक्स, ये देखिएगा 10% ऑफ, ये जहन में रखना है, 10% ऑफ इनकम टैक्स, जो भी उसका इनकम टैक्स है उसका मजीद 10%, वो आ जाएगा जी 4348 166 इंटू 10%, वो भी आप इसमें ऐड करेंगे। तो इसका टैक्स आ जाएगा जी हमारे पास, ये अमाउंट आ जाएगी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। डोनेशन का फॉर्मूला था टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, इसको इस पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे डोनेशन के साथ। मुझे ऊपर नहीं थी डोनेशन, जो डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल दी गई थी 23 लाख रुपए की, ये वाली, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बात यह है कि डोनेशन इसकी टैक्सेबल इनकम के 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 30% कितना है? वो 35 लाख बनता है। तो डोनेशन कितनी है? 23 लाख, असल डोनेशन है 23 लाख रुपया। तो ये इसके 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, और ये है भी नहीं। तो अब हम फॉर्मूला लिखेंगे, टैक्स
40782 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम 11,684,813 मल्टीप्लाइड बाय 23 लाख, टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम, और नीचे लिख देंगे विदन लिमिट। विदन लिमिट यानी ये 23 लाख रुपया जो है वो 30% के दरमियान में है। तो फार्मूला होगा हमारा टैक्स डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय 23 लाख। जी जी, जो इनडेफिनिट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होंगे वो दोनों शामिल होंगे। जी यहाँ तक बताइएगा। डिविडेंड जी आपका 240, रेट ऑफ टैक्स है 10%। इसको आप ऐड करेंगे। अच्छा, अभी मैं बताता हूँ कि अगर एग्जामिनर अगर 113 की आपने एप्लीकेशन करनी होती तो कहाँ करते, वो जरा उसको भी सुनिएगा तवज्जो से ना। बाद में पहले मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने इसकी वो करना होता तो कहाँ करते। ठीक है। आप साथ साथ क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये ऐड होगा, फिर होगा सिक्योरिटीज, डिस्पोजल गेन ऑन सिक्योरिटीज, गेन ऑन सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटीज जो 30 जून 24 या उसके बाद खरीदी जाए तो उनका रेट 15% है। उससे पहले वाली को क्या रेट है, उसका टाइम फ्रेम पे होता है। ठीक है। विद इन 1 ईयर में 15% है और उससे ज्यादा 12.5% है। तो ये हमारी सिक्योरिटीज हैं जी, 12.5% पे जाएंगी। इसका मैं, और ये इसकी थी 6,60,000। ये आ गया जी मेरा टैक्स इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम आ गई। अब जब आप एंड पे आ गए, असल कहते हैं इसको, कहते हैं टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक। अब इस बॉटम लाइन से आप तमाम विद होल्डिंग टैक्सेस जो है लेस कर देंगे। एडवांस टैक्स आप लेस करेंगे। एडवांस टैक्स कौन कौन सा था, एक तो आपने इंपोर्ट के ऊपर लिया था, इंपोर्ट ऑफ प्लांट, वो कितना था जी ऊपर, हमने एडवांस टैक्स यहाँ कहीं भी लिखी हुई थी, इंपोर्ट के नहीं ली हुई थी, 15% पे ही होगा वो। 150, ये देखें ये लिखा हुआ है इसमें ना, ये वाली अमाउंट 1.5 लाख रुपया। तो आपका 150 ये आ जाएगा, साइड पे कर रहा हूँ। इस तरह उसने अंडर सेक्शन डिविडेंड पे था
डिविडेंड पे था जी आपका 240 इंटू 15%, वो भी था प्लस 240 इंटू 0.15। इसके अलावा उसने नीचे दो एडवांस टैक्स क्वेश्चन में दिए हुए थे, ये एक 14 लाख और 2 लाख। तो अंडर सेक्शन 153 14 लाख, और अंडर सेक्शन 147 2 लाख। तो इसको हम अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी, दिस प्लस दिस, फाइनल ये आंसर आएगा। मैं भी आपको पहले मुझे कंप्लीट कर लें दें, फिर मैं आपको इसका रिप्लाई करता हूँ कि आप क्या क्या है। ये आ जाएगा जी हमारा टोटल एडवांस टैक्स। आप इसको यहाँ नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, डबल लाइन से इसको मुझे क्लोज करना चाहिए। और मैं यहाँ लिखूंगा टैक्स पेएबल विद रिटर्न। और मेरे से पहले आप सवाल पूछ लें इस क्वेश्चन से, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। आप बेशक माइक ऑन कर लें, मैं इसको, मेरी आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को? जिसने सवाल पूछना है। अब बेटा जिसने क्वेश्चन पूछना है ना, वो माइक ओपन कर ले। पहले मुझे यहाँ से आप क्वेश्चन पूछेंगे सर, यहाँ कोई चीज़ आपको ऐसी है जो आपको समझ नहीं आई, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। हम्म। तो बेटा डिविडेंड आप पूछे हैं, डिविडेंड का रेट तो 15% है, 10% तो नहीं है। 10% क्यों लेंगे डिविडेंड को? मार्केटिंग एक्सपेंसेस तमाम एक्सपेंडिचर जो एक्सीड कर गए सारे के सारे माइनस करेंगे। दोबारा और कोई सवाल? मैं आपको दोबारा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, पहले आप और देखें जरा इसको गौर से। अलैक्म सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये आपके बिजनेस नोट्स में एक जगह पे पढ़ा था कि मैक्सिमम जो कैश में पेमेंट कर सकते हैं बिजनेस की वो 2.5 लाख है। हम्म। उसके बाद एक नीचे पॉइंट भी लिखा हुआ था कि मैं 25,000 की भी पेमेंट कर सकते हैं। तो सर इन दोनों में मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रही थी, वो बता दें ज़रा। वो ये था कि अगर आपने, ये कोई अमाउंट डिलीट तो नहीं हो गई यहाँ से? जी, एक मिनट ठहरिए। मैं ना कुछ खा रहा हूँ, मैंने कहा साथ खा लूँ, काम करने के लिए एनर्जी भी तो चाहिए ना।
और सर ये डिविडेंड को ग्रॉस अप जब करते हैं विद ज़कात और विदाउट ज़कात, हम्म। और कभी कभार जब प्रॉफिट ऑन डेट आ रहा होता है तो हम पहले उस पे रेशो लगाते हैं फिर ज़कात ऐड करते हैं। मैं बता देता हूँ आपका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन था आपका कि अगर कोई बिजनेस के एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस अदर देन यूटिलिटी बिल वगैरह वगैरह, उसकी आप कैश के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं 2.5 लाख तक, इट्स ओके। अगर इससे ऊपर बढ़ गई अमाउंट, जैसे कि इस केस में था, मार्केटिंग एक्सपेंस था हमारा, वो था 5 लाख रुपए का, तो हमने डिसअलाउ कर दिया क्योंकि एक्सेप्शन में नहीं है। अगर वो कहता कि इस मार्केटिंग एक्सपेंस के अंदर एक पेमेंट उसने की है 20,000 रुपए की, और एक पेमेंट उसने की है 10,000 रुपए की, और एक पेमेंट उसने की है 25,000 रुपए की, ठीक है, ये कितनी अमाउंट हो गई? 55,000। तो फिर हम इसका डिसअलाउ कितना करते, वो हम 5 लाख में से ये जो 55,000 की छोटी छोटी पेमेंट है ना, 20 10 यानी 25,000 से या उससे कम की है, वो माइनस कर देते। तो 4,45,000 रुपया डिसअलाउ करते, क्योंकि ये सारी अमाउंट 25,000 से ज्यादा थी। यानी अगर आपका ये बैलेंस पूरे साल का 2.5 लाख से बढ़ जाए, अदर देन यूटिलिटीज, अदर देन आपके जो है वो गवर्नमेंट चार्जेस, पोस्टेज, फेयर वगैरह, ये जो उस लिस्ट में शामिल है, तो फिर हम वो अमाउंट जितनी भी हों जिनकी वैल्यू 25,000 या उससे कम हो, यानी यानी यहाँ पर हमने अज्यूम किया कि ये मार्केटिंग एक्सपेंस एक ही अमाउंट थी 5 लाख रुपए की जो पे कर दी गई, ठीक है। अगर इसकी बाइफरकेशन बता दी जाए कि इसके अंदर कुछ अमाउंट 25,000 या उससे कम की भी है, तो वो सारी, वो आपका डिफॉल्ट नहीं होगा। पहला सवाल का जवाब मिल गया आपको? नहीं सर, एक्सपेंस के लिए बाइफरकेशन जरूरी है, मतलब डिस्टिंक्ट एक्सपेंसेस को देखना है। हम्म। ट्रांजैक्शन को देखा जाता है, क्योंकि एग्जाम के अंदर नॉर्मली ट्रांजैक्शन बाज बार नहीं देता, तो हम सारे को ज्यूम करते हैं कि ये सारी ट्रांजैक्शन डिफॉल्ट कर गई हैं, उससे ऊपर है। जी ठीक है सर। ठीक है, आपकी आवाज़ मुझे जानी पहचानी नहीं लग रही। सर मैं राइज में अली, हाँ जी। अली अली राइज का। अच्छा, तो कहाँ से आ गए वाली आप? सर मैं सारे संडे सेशन लेता हूँ। अच्छा अच्छा, बड़ी मेहरबानी है आपकी। जी। अच्छा जी, एक तो ये हो गई बात, और दूसरा सवाल आपका क्या था? डिविडेंड का। डिविडेंड की अमाउंट, एक सीन तो ये है कि डायरेक्ट डिविडेंड गिवन होगा, उसका तो इशू नहीं है। जैसा कि इस सवाल में डिविडेंड था, तो हम डिविडेंड में ज़कात को ऐड करने के बाद उसकी जो, अगर 15% टैक्स कटा है तो इसका मतलब ये अमाउंट कितनी है? 85%। तो इसको डिवाइड करते हैं 0.85 के ऊपर, तो ये डिविडेंड की अमाउंट आ जाती है। तो इसके जो फर्दर ट्रीटमेंट हमने इसमें किए, तो एक तो ये ज़कात हमारा एक्सपेंस ये बन गया, डिडक्टेबल अलाउंस बन गया। दूसरा, ये हमारी टैक्सेबल इनकम बन गई, और इसका जो टैक्स था ये हमारा एडवांस टैक्स बन गया। ये ट्रीटमेंट हो गए। अगर वो एग्जाम के अंदर डिविडेंड की वैल्यू ना दे, ज़कात की वैल्यू ना दे, तो फिर तो सीधा है ना कि डिविडेंड को आप 0.85 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका जवाब आ जाएगा। अब आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर। प्रॉफिट एंड डेट जो है, अगर उसके ऊपर भी ज़कात हो, तो उसको ये करते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट होता है उसको 0.85 पे डिवाइड करते हैं, फिर उसमें ज़कात ऐड करते हैं, तो ये हमारा जो है, जो भी अमाउंट होती है, ये हमारा इनकम बन जाती है। ठीक है। इसका भी वही ट्रीटमेंट होगा कि ये ज़कात हमारा डिडक्टेबल अलाउंस बन जाएगा, इसका जो टैक्स है वो हमारा एडवांस टैक्स बन जाएगा, और इसी तरह सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम का ट्रीटमेंट होगा। इन दोनों में फ़र्क यही है कि यहाँ डिविडेंड के पहले ज़कात को ऐड किया जाता है, फिर डिवाइड किया जाता है, ग्रॉस अप किया जाता है।
प्रॉफिट के केस में पहले इसको डिवाइड किया जाता है, बाद में ज़कात को माइनस किया जाता है, बाकी दोनों का ट्रीटमेंट सेम करेंगे। और कोई चीज़, और क्या सवाल था आपका? अब इसके अंदर जो सवाल को देखने की चीज़ थी वो ये थी कि हमने विद होल्डिंग टैक्स पहले परचेज का था। सेक्शन 21 में आपको वन बाय वन ये चीज़ें दिखाता जाऊं ताकि इसको समराइज कर लूँ मैं एक दफ़ा, आपको समझ आ जाए। दोबारा एहतियात से सुनिएगा। प्रॉफिट बुक बिफोर टैक्स हमारा क्वेश्चन में गिवन था। इसमें एक परचेज हमने की थी 78 लाख रुपए की, उसका हमने 20% एड बैक कर दिया। इसका रूल ये है, सेक्शन 21 ये कहता है हमें कि साहब अगर आपने कोई परचेजेस की हैं, ठीक है, तो उसका 20% आप ऐड बैक करेंगे, लेकिन ये 20% आपकी टोटल परचेज के 20% से बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें परचेजेज इसमें गिवन ही नहीं थी टोटल, तो इसलिए हमने इसका 20% माइनस कर दिया। अगर टोटल परचेजेस गिवन होती तो हम इसको और 20% को लेके यहाँ पर माइनस करते। अच्छा, इसका जवाब देखें, मुझे एक जगह कंफ्यूजन लग रही है। सही है, जवाब हमारा ठीक है। यहाँ पे चेक किया आप लोगों ने? आप बड़े चालाक को चेक कर लेते होते। पता नहीं अब ठीक है ये क्या है, इसको देख लेना। अच्छा जी, दूसरा था कि अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन में लॉ हमें ये कहता है सेक्शन 22 कि जनाब आप अकाउंटिंग डिप्रिसिएशन को आप इजाज़त नहीं देंगे। इसको हमने ऐड बैक कर दिया, जबकि इसकी टैक्स डिप्रिसिएशन को बाद में माइनस करना था। और टैक्स डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 22, 23, 24, 25 इसको सबसे एंड पे माइनस करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन आ सकती है कि कहीं लॉस ना हो। अभी लॉस का एक क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। मुझे देखने दे जरा लॉस का क्वेश्चन, ताकि आपकी उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए। स्लो मूविंग को उसने माइनस किया था, हमने ऐड कर दिया, इसका भी कोई लॉ ने हमें नहीं बताया हुआ। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर अलाउ थे, बिजनेस पेनल्टी अलाउ थी, इसको भी हमने कर दिया। एक डोनेशन दी थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जिसके ऊपर हमें टैक्स क्रेडिट मिलना था, ठीक है, अंडर सेक्शन 61, तो उसने क्या कर दिया कि इसको माइनस किया था, हमने ऐड बैक किया और इस 23 लाख रुपए का जाके टैक्स के अंदर ये देखें टैक्स क्रेडिट हमने कैलकुलेट किया था। यानी टैक्स ये वाली अमाउंट डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड बाय डोनेशन, और ये जो डोनेशन थी वो इसके 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तो इसके वो, चूंकि इसके 30% से ज़्यादा नहीं है, लिहाजा हमने लिख दिया विदन लिमिट, इसमें वो डाल दिया। सही हो गया, इसका दूसरा ट्रीटमेंट भी हमने कर दिया। तो इसके दो ट्रीटमेंट आपके एग्जाम में होने थे। मार्केटिंग एक्सपेंसेस कैश में पे किए थे, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये सेक्शन 21 के अकॉर्डिंगली डिसअलाउ हो गया, तो ये भी हमने ऐड कर दिए। डिविडेंड उसने 1,74,000 रुपये का उसमें क्या किया था, नेट अमाउंट उसने ऐड की थी, हमने माइनस कर दी। मेरा ख्याल है कि ये मैंने माइनस नहीं की, यहाँ ये गलती की हुई है। ये दोनों अमाउंट मेरा ख्याल है कि मैंने साइन, अब मुझे नजर आया कि ये साइन माइनस का होना चाहिए था, ये भी माइनस का होना चाहिए था। देखे ना, देखते हुए अब मुझे पता चला कि इसको माइनस होना था, इसको भी माइनस होना था। जो शेयर उसने बेचे थे, उसने प्लांट की इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर था, और सेक्शन 20 हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ करता है, तो लिहाजा हमने वो भी ऐड बैक कर दिया। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर ये हमारे सेक्शन 25 में अमोर्टाइजेबल थे, हमने माइनस किए थे, उसको भी ऐड कर दिया। तो हमारे पास आंसर आ गया, हमारी टैक्सेबल इनकम बिफोर बिजनेस इनकम बिफोर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसमें हमने डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को माइनस किया। प्लांट की वैल्यू थी 25 लाख, प्लस उसमें 3,75,000 रुपया इंस्टॉलेशन कॉस्ट थी, वो लेके हमने इनिशियल अलाउंस ले लिया। ये प्लांट था तो सेकंड हैंड, लेकिन पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल हुआ था, तो सेक्शन 23 हमें ये कहता है कि आप उसके ऊपर, ये एलिजिबल डिप्रिसिएबल एसेट है,
तो हमने इसके ऊपर इनिशियल अलाउंस भी ले लिया। फिर इसकी जो कॉस्ट थी उसमें से हमने इनिशियल अलाउंस को माइनस किया, तो जो आंसर आया उसका हमने 15% भी माइनस कर लिया। तो ये दो अमाउंट हमारी प्लांट की आ गई। उसके बाद टैक्स डिप्रिसिएशन ये क्वेश्चन में गिवन थी, वो भी मैंने माइनस कर दी। फिर उसके बाद प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का रूल ये है कि 20% करेंगे, वो ऊपर हमने पहले ऐड किए थे, यहाँ उसकी अमोर्टाइजेशन को भी माइनस कर दिया। तो हमारे पास ये प्योर बिजनेस इनकम आ गई। एडजस्टमेंट भी डाल दी, बाकी हेड्स ऑफ इनकम को यहाँ से एडजस्ट भी कर दिया, तो हमारे पास कैपिटल गेन आ गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में गिवन थी डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज की। डिविडेंड इनकम जो थी वो हमें नेट गिवन थी, तो हमने उसको ज़कात और प्लस करके ग्रॉस अप कर लिया। यहाँ उसकी सही जगह थी, यहाँ हमने उसको ग्रॉस अप किया। एक चीज़ इसमें नोट करें कि ऊपर जो हमने चीज़ माइनस की है वो वाली की है, यहाँ पर हमने एडजस्टमेंट नहीं डाली पेपर के अंदर, ये वाली डिविडेंड के अंदर यहाँ हमने वो वैल्यू की है जो एक अकाउंटेंट ने गलत की थी। सही वाली वैल्यू आप इसको ठीक करके यहाँ करेंगे। ज़कात हमने माइनस कर दी, फिर सेपरेट ब्लॉक की दोनों आइटम्स भी यहाँ से माइनस कर दी। तो हमारे पास क्या आ गई, असल टैक्सेबल इनकम ये आ गई। इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर हमने, ये 10 हो गया इसकी वैल्यू, अब जाहिर बात है कि ये ठीक हो जाएगी। 10,016,813, तो इसके ऊपर टैक्स आ गया और उसका सरचार्ज भी टैक्स का आ गया। जाहिर बात है कि ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। 359,7566, उसका 10%, इसको सरचार्ज भी पड़ गया, तो इसकी असल टैक्स लायबिलिटी ये हो गई। तो जिन लोगों का इंडिविजुअल एओपी जो है उनकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से बढ़ जाए तो उनको सरचार्ज भी पे करना पड़ता है, यानी 10% मजीद टैक्स देना पड़ता है। इसमें से हमने डोनेशन को माइनस किया। अब जाहिर बात है कि ये वैल्यू चेंज हो चुकी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा टैक्स 3,957,322 डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम ये वाली, तो 10,016,813 मल्टीप्लाइड बाय 23 लाख। देख लें कहीं 23 लाख अब कहीं बढ़ ना गया हो, कैलकुलेट करके देख लें। इंटू 0.3, जी विद इन लिमिट्स ही है। इसका 30% लिया तो वो लिमिट्स में है। तो ये हमारा क्रेडिट आ गया। इसको जब माइनस किया इसमें से तो हमारे पास टैक्सेबल टैक्स लाइबिलिटी आ गई एक्सक्लूडिंग सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। इसमें हमने डिविडेंड का 10% ऐड किया और सिक्योरिटीज़ का 12.5% ऐड किया, अज्यूम करते हुए कि ये सिक्योरिटीज़ 30 जून 2024 या उसके पहले खरीदी गई थी, आज बेची जा रही हैं। तो ये टैक्स को हमने ऐड किया तो हमारी टैक्स लायबिलिटी ये वाली आ गई। इसके साथ जी हमने फिर आखिरी स्टेप आ गया एडवांस टैक्स, वो हमने सारी की सारी अमाउंट इसमें माइनस कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी। तो ये हमारी टैक्स पेएबल विद रिटर्न आ गया। यहाँ मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर नीचे ये लाइन ना लिखी होती पेपर में, इग्नोर मिनिमम टैक्स, तो हम क्या करते। अगर फर्ज करें कि ये वाली लाइन ना लिखी होती सवाल के अंदर, क्योंकि अब लिखी है तो मैंने उसकी कैलकुलेशन नहीं की, तो फिर मैं क्या करता, उसका तरीकेकार सुनिएगा। फिर आपने क्या करना था कि इसकी जो सेल है ना ये वाली 324,850 मिलियन, इसका 1.3% लेते। कहाँ लेते, ये देखें जरा ध्यान से। वो बेटा आपने ये जो सेपरेट ब्लॉक से ऊपर है ना, यहाँ पर आपने ये ट्रीटमेंट करना था इसका। सेपरेट ब्लॉक से पहले आप यहाँ लिखते और टैक्स अंडर सेक्शन 113, वो सॉरी कितनी अमाउंट थी, 324,850, 324,850 इस इंटू 1.25% यहाँ लिखते। वो कितना बनता है, वो हमारे पास बनता है जी, अगर हम यहाँ कैलकुलेट करें तो बनता है 1.25% ऑफ 324
850। ये देखिएगा, फिर ये इसकी एप्लीकेशन क्या होती है कि आप इसको लेते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये वाली चीज यहाँ पर होती तो आप फिर क्या करते कि यहाँ पर मैं इसको साइड पे कैलकुलेट करता। अली, आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? जी सर। तो मैं इधर कैलकुलेट करता हूँ ताकि आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं कह रहा हूँ कि अगर उसने आपको मना ना किया होता कि 113 की कैलकुलेशन करें, तो आप पेपर में कुछ यूं करते, मैं इसको ले लेता और यहाँ लिखता, और मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, और वो कितना होता आपका, 1.25% ऑफ 324,850 टर्नओवर का। तो विच एवर इज हायर, मेरा फिर ये टैक्स आ जाता, पहली चीज ये वाली आती। फिर आप तकरीब वही सारी चीजें आप यहाँ से ऐड करते, ऐड सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम यहाँ पर, तो आपका ये टैक्स आ जाता। फिर इसी तरह यहाँ से आप जो है ये एडवांस टैक्स सारा माइनस करते। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता दिस प्लस दिस, ये टैक्स पेबल आ जाता। फिर यहाँ आप लिखते टैक्स कैरीड फॉरवर्ड अंडर सेक्शन 113। तो वो जो ऊपर डिफरेंस आया ना आपका, ये जो आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं, दिस वन माइनस, तो ये भी आप साथ लिखते। समझ आइए, इस बात को जरा बेटा ध्यान से समझो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, जो अभी मैंने समझाया है आपको। इसका बताएं, आपको समझ आइए कि अगर ये सवाल एग्जाम में आपको मिनिमम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ जाए, तो आप क्रेडिट्स के बाद सेपरेट ब्लॉक से इसके दरमियान ये वो प्लेस है जहां पर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा टैक्स तो भरना था ये वाला, लेकिन हमारी जो सेल थी वो 324,850,000, उसका 1.25% ये वाली वैल्यू बन रही थी, जो कि उससे ज्यादा थी। अगर कम होती तो फिर हम कहते इसका इम्पैक्ट नहीं है, आगे चले जाते। तो चूंकि ज्यादा थी, फिर हमारी हम इसको टैक्स लायबिलिटी समझी, फिर हमने इसमें सेपरेट ब्लॉक को ऐड किया, टैक्स लायबिलिटी आ गई, और इसमें हमने वो एडवांस टैक्स वैसे ही माइनस किए। तो माइनस करने के बाद हमारी टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब एडिशनली आपको क्वेश्चन में ये वाली चीज यहाँ मेंशन करनी थी कि जनाब इतना टैक्स है जो अगले साल में जा रहा है। सर जिस तरह सेल्स टैक्स में 90% का रूल था, उसी तरह ही है ये भी। उसको इसके साथ ना करें, ये कोई और चीज है, मैं कोई गलत चीज ना बता दूं किसी के जहन में बैठ जाएगी। बहरहाल यहाँ ये है कि ये टैक्स आपके इसके मिनिमम से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ 90% का रूल था, यहाँ पर है कि आपकी सेल क्या, आप इतना पे करेंगे। यहाँ हायर लेते हैं, वहाँ लोअर लेते थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उसको जरा हमें यहाँ नहीं करना चाहिए। इस ओके, ये सर पहले बात बताई, समझ आ गई आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर जो आपने हमें होमवर्क दिया था 16.20, हाँ जी, सर जरा वो काइंडली वो ओपन करेंगे जरा। मैं करता हूँ। अच्छा, इससे पहले एक और चीज सीखने वाली है जो अभी तक पेपर में नहीं आई। भाई, अगर आपको इसी सवाल के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स आ जाए तो उसका क्या करेंगे? हमारा जो टैक्स ईयर है, समझें कि ये है 2025। अगर 2024 का 1 मिलियन हमारा पड़ा होता तो फिर क्या करते, ये सवाल है कि अगर 2024 का हमारे पास ब्रॉड फॉरवर्ड आता 1 मिलियन, तो उसका क्या करते? देखें, उसको भी यहीं पहले माइनस करते, यहां से जाके आप ये वाली जो अमाउंट है ना, इसमें से आप पहले लेस करते ब्रॉड फॉरवर्ड।
फिर आपके पास जवाब आ जाता है 2048,666। ये बात बड़ी ध्यान से सुनी, पेपर में आई नहीं, आ सकती है। यानी 1 साल का कैरी फॉरवर्ड सेल्स टैक्स में देखे ना, सेल्स टैक्स में आपको बताता है ना ब्रॉड फॉरवर्ड टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसी तरह यहाँ भी आ सकता है। अभी तक आपके एग्जाम में यही आया हुआ है कि यहाँ पर उसकी टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है। अगर पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ जाए तो आप यहाँ पर पहले उसको माइनस करेंगे, फिर यही रूल अप्लाई करेंगे, 1.25% ऑफ द टर्नओवर विच एवरेज हायर लेंगे। तो पहले उसको एडजस्ट करेंगे पिछले साल के ब्रॉड फॉरवर्ड को, और उसकी भी 3 साल की लिमिट है। ठीक है, 3 साल कैसे गिनने हैं कि अगर 2025 में है तो आप गिनेंगे 24, 23 और 22, इन 3 सालों का 113 का वो टैक्स जो आपने ज्यादा दिया हुआ है, जो ब्रॉड फॉरवर्ड होके आ रहा है, वो इस साल एडजस्ट हो सकता है। ये रूल अप्लाई होगा। ये बताइएगा, यहां तक बात समझ आई? देखें, ये एक सवाल नहीं है, ये एक केस स्टडी है। एक केस स्टडी आपने जहन में रखना है कि कितनी चीजें पीछे से रिपीट होके इधर आ रही हैं। जी, इस फाइन। पहले बताइए बेटा, समझ आई है? अच्छा जी, इन्होंने कहा कि वो सवाल जो है वो पिछला क्वेश्चन ओपन करें, 19.8 वाला। ये 20 जी, पूछें इसमें से। सर उसने हमें बताया कि जो व्हीकल्स हैं उसमें से कहाँ? डिस्पोजल हो रहा है इस साल में। कहाँ पे है? ये एडजस्टमेंट नंबर 2 जो है, ये सर मोटर व्हीकल। ये वाली? सर ये? इसे, यस सर। अच्छा जी, मोटर व्हीकल विच वाज परचेज ऑन 15, हमारा टैक्स ईयर पहले देखे ना कौन सा है? X8 है सर। 30 जून X8। मोटर व्हीकल विच वाज परचेज ऑन 15/6/2000 एक्स, तो टैक्स ईयर कौन सा था? X7। ठीक है। सर X6 होगा, अभी तो 30 जून नहीं अभी आया, 15 जून है। अच्छा, गुस्सा क्यों करते हैं ये ना? शिक्षकों सॉरी को सॉरी। थोड़ा सा टैक्स आ जाए तो उस्ताद को आगे से डांटते भी हैं। सॉरी सॉरी सर, नहीं माजरत। नहीं नहीं, माजरत नहीं, सही बता रहे हो, माशाल्लाह, आई एम हैप्पी। 1 मिलियन की विच वाज सोल्ड फॉर 750 ऑन 31 में, कैरिंग वैल्यू ऑफ दिस मोटर व्हीकल वाज इक्वल टू दी सेल प्रोसीड। ठीक है। अच्छा, अच्छा हमारा। सर, हाँ जी। जो उसने ओपनिंग दिया मोटर व्हीकल्स की 3 मिलियन की, अब उसके अंदर इसकी WDV तो शामिल होगी, क्योंकि डिस्पोज तो इस साल कर रहे हैं। नहीं, ये हम अज्यूम खुद नहीं करेंगे। मैं अज्यूम, अगर मैं सवाल करूंगा तो इसको मैं अलग लूंगा, इसको मैं अलग लूंगा। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन ये था कि अगर तो हम उसने ओपनिंग दिया तो इसके अंदर जाहिर सी बात है WDV होनी चाहिए। नहीं, तो जो अगर वो हम जब लूंगा, वरना देखें, आप पूछे, पूरा सवाल मुकम्मल करें फिर मैं बताता हूँ। मैंने ये ऐसे किया कि जब मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहा था मोटर व्हीकल के ऊपर, तो मैंने जाके जो इसकी WDV फाइंड की थी, पहले मैंने 2006 से लेके 2006 से लेके X8 तक जो 2 साल की डेप्रिसिएशन हुई थी, उसके बाद इसकी WDV फाइंड की जो इस 3 मिलियन में इंक्लूड होगी, क्योंकि नहीं, वो वो तो कैसे डिस्पोज ऑफ ये होगी। assumption आपने कैसे ली कि वो इसमें शामिल है? सर वो क्योंकि मोटर व्हीकल परचेज हमने X6 में की थी और देखिए बेटा, X8 में डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, तो जो X7 के ऊपर जो इसकी ओपनिंग है, जो ये कम जुलाई 2007 के ऊपर ओपनिंग है, जब वो ऐसी तो इसके अंदर assumption इंक्लूड लेंगे होनी तो चाहिए। आपको पेपर में लिखनी चाहिए कि मैं जनाब इसकी assumption लेके इसको यहाँ से पहले माइनस कर रहा हूँ। अगर अच्छा आप, सर ठीक। अगर एग्जामिनर खामोश है और आप इस assumption के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ भी एक नई मुसीबत पड़ेगी। यहाँ भी आपको 80% वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो जहाँ से माइनस कर रहे हैं, ऊपर एग्जामिनर ने ये बात लिखी हुई है कि ये 80% है। एक नई मुसीबत में फंस जाएंगे आप। ये assumption कर लें, लेकिन नई से नई कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, assumption लेनी पड़ेगी। फिर आप इस व्हीकल की जब डिस्पोजल करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका आपको जो डिस अलाउड है ना डिप्रिसिएशन, वो भी निकालनी पड़ेगी। फिर आप इसकी कॉस्ट लेंगे, अगर आपने ज्यूम किया कि इसमें इसकी रिटर्न ऑन वैल्यू शामिल है, तो फिर आप इसकी 2000 X6 में वैल्यू लेंगे, कॉस्ट लेंगे।
फिर आप उसकी कॉस्ट आ जाएगी 1 मिलियन। फिर आप उसका 80% का एक कॉलम बनाएंगे, फिर 20% का कॉलम भी बनाएंगे। ठीक है। तो पहली आप जो इसकी माइनस करेंगे वैल्यू, उसका 20% लेंगे। फिर आप 80% और 20% डिप्रिसिएशन लेंगे। फिर 2000x7 की जो चार्ज करेंगे उसका भी 80 और 20 लेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद यस जब आप सर। गेन कैलकुलेट करेंगे, तो गेन के अंदर भी आप सेल प्राइस माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू और प्लस डिप्रिसिएशन नॉट अलाउड, ये ऐड करेंगे। तो कितने स्टेप आपने एक अजम्पशन के साथ कर लिए। इसलिए अगर वो कुछ नहीं बता रहा तो मैं इस मोटर व्हीकल को इंडिपेंडेंट ले सकता हूँ। एग्जामिनर ने क्या किया हुआ है। सर जो सोल्यूशन दिया हुआ है ये सर खालिद वाली बुक में, तो वो उसमें तो ये है कि उन्होंने इसके अंदर से माइनस की हुई है इसकी डब्ल्यूडीवी तो फिर थ्री ऐसे ही मिलियन में से। इसका गेन भी ऐसे ही कैलकुलेट किया होगा। सर लेकिन वहीं पर मुझे कंफ्यूजन है, काइंडली अगर आप इसका जरा सोल्यूशन ओपन करें ना, मैं आपको बताता हूँ। कौन सा था, 20वां था। यस सर। ये आ जी गया। सर बिल्कुल यहीं पर। अब यहाँ पर इन्होंने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया व्हीकल के ऊपर, उन्होंने 3 मिलियन हाँ, में से माइनस किया है 778,000। यहाँ से उसकी ओपनिंग ओपनिंग रिटर्न ऑन वैल्यू माइनस कर दी है। हाँ जी। उसके बाद डिप्रिसिएशन लिए। अच्छा सर, यहाँ पर तो मुझे समझ आ गई कि उन्होंने ओपनिंग डब्ल्यूडीवी इसके लिए 778, लेकिन ठीक है। जब वो इसका कैलकुलेट करते हैं जो वर्किंग है, जरा काइंडली नीचे करेंगे ना, तो उसकी वर्किंग आएगी जहाँ पर इन्होंने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया व्हीकल के ऊपर। ये है, व्हीकल की कॉस्ट थी 1 मिलियन, उसमें से 15% डिप्रिसिएशन चार्ज हुई तो उसकी ये आ गई। फिर जी दूसरे सर। अब साल की इन्होंने यहाँ माइ- पर लिखा हुआ है ओपनिंग टैक्स डब्ल्यूडीवी फॉर टैक्स ईयर 2000x8, तो यहाँ पर 722.5 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ लेस 778 की हुई है। मुझे यहाँ वही पर इशू आ रहा था कि नहीं होनी चाहिए। एक मिनट ठहरिएगा ना, मैं आपको पहले बताता हूँ। आप यहाँ पर इसका 80% का कॉलम बनाएं और 20% का कॉलम बनाएं, फिर मैं आपको बताता हूँ। इसका 80% लें, इसका भी 80%। जी सर मैंने बनाया हुआ है। ये सर मुझे वो वैल्यू। दोनों साल की ऐड की हुई है उन्होंने। वो ऐड करनी थी जो पर्सनल यूज के लिए है। हाँ, वो उन्होंने इसको ऐड करके फिर ये वाली वैल्यू ली हुई है ना। सर वो ऐड करना था, उसे लाजमी करना होता है, ये तो आपने बताया था। नहीं बेटा, वो तो गेन के टाइम पे कैलकुलेट करना है ना। अली का सवाल ये है कि पहले मुझे बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या होना चाहिए। सर ये 150 का 80% 120, वन और ट्वेंटी आगे और वन 30, थर्टी खाली 30 सर। और 127.5 का 102, और 25.5। ये आ गया। सही है ना। जी सर। अच्छा, अब उसने क्या किया होगा मैं आपको बताता हूँ। अब जरा 1 मिलियन में से ये वाली डिप्रिसिएशन माइनस करें। सर ये आता है 778। 770। एट। ये तो यहाँ अजम्पशन ये ली गई है कि ये वैल्यू जो है, ये वाली, ये यानी जो अकाउंटेंट है उसने सही वैल्यू कैलकुलेट की हुई है टैक्स की, वो 80% ही है वो अमाउंट। तो कितनी है, 80%। तो 80% में 80% को ही माइनस करेंगे ना ये इस वैल्यू को। देखे ना, ये भी सेम आ रही है ना वैल्यू। जी सर। यानी उस बंदे ने, अकाउंटेंट जो है उसने इसकी कॉस्ट में से सारी डिप्रिसिएशन माइनस नहीं की हुई, बल्कि 80% ही माइनस की हुई है। ठीक है सर, जो एडमिसिबल थी उसको। जो एडमिसिबल थी सिर्फ वही माइनस की है। और जो इनएडमिसिबल थी, ये देखिएगा, ये 500 फाइव। 55.5। हाँ, जब उसने गेन कैलकुलेट किया ना तो उसने गेन भी इसी का कैलकुलेट कर लिया। आसानी होगी ना, जिंदगी जिंदगी आसान हुई। ये कॉलम हमारा निकल ही गया यहाँ से।
यानी आपने जब सेल प्राइस ली वो ली 750, माइनस उसमें से आपने सिर्फ वही एसेट लिया जो एडमिसिबल डिप्रिसिएशन माइनस हुई हुई है। आपके पास दो तरीके थे, आप करते 750 में से माइनस टैक्स रिटर्न डाउन वैल्यू लेते ये वाली 722,500 और ऐड कर देते 55,500, तो फिर भी यही आंसर आना था। दूसरा ये है कि आप लें ही वही डिप्रिसिएशन जो आपको अलाउ है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो आंसर फिर भी यही आएगा, लॉस आ जाएगा इधर। सर इधर ये उन्होंने वैसे ही किया हुआ है कि जो डिप्रिसिएशन डिसअलाउड थी उसको बाद में ऐड किया हुआ है। दोनों तरीकों से हो जाता है ना, ये मैथ की एक प्रॉपर्टी होती है, उसके थ्रू हो जाता है। देखें एक बेटा मैं आपको चीज बताऊं, ऐसे क्वेश्चन में गलती के चांसेस होते हैं पेपर में, लेकिन इस वजह से बच्चा फेल नहीं होता कभी भी, ये मैं पहले आपको बता दूं। जो स्टूडेंट ऐसी चीजों से परेशान होकर पीछे हटता है ना, वो बेवकूफ होता है। क्योंकि एग्जामिनर आपको 100 नंबर का पेपर देता है, वो कहता है आधा ठीक करो आधा गलत कर दो, तो मैं आपको पास कर दूंगा। समझ आ रही है ना, लेकिन ब्लंडर ना मारना यस इस। सर। तो हमें ये ऐसी ऑप्शंस होती हैं कि जिसके अंदर ये कैलकुलेशन बेटा बड़ी सुकून से की जाती है घर बैठ के। एग्जाम के अंदर ऐसी कैलकुलेशन में गलती होने के चांसेस होते हैं, तो इन चीज़ों के कैलकुलेशन हमें एक्यूरेट सीखनी चाहिए। लेकिन आपको आइंदा शायद कभी ये चीज़ ऐसी मिलेगी नहीं पेपर के अंदर। ठीक है सर। सर मुझे बस एक आखिरी कंफ्यूजन क्लियर कर दें कि जब हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं साल के ऊपर, जब हाँ जी। पार्शियल यूज हो बिजनेस और उसका, तो जब हम डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करते हैं हाँ जी। साल के एंड पर, तो उसमें से हम कौन सी डिप्रिसिएशन लेस करते हैं, 100% या जितनी बिजनेस के जितनी यूज में होती है होती है सिर्फ वो उतनी? वाली, टैक्स की बेस के ऊपर आप रिटर्न डाउन वैल्यू उसी पे चला रहे थे जितनी अलाउ होती है। ठीक है सर। कोई और सवाल? थैंक यू सर। अच्छा, अब मैं सवाल एक देखता हूं जिसके अंदर आप देखें जिसमें लॉस है, ताकि अगले सेशन में ब्रेक के बाद हम उसको करें। इसमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी आ रहे हैं। एमए का तो कर लिया ना हमने। इसमें भी सरचार्ज मौजूद है। ये कैपिटल गेन का सवाल है, लिबास एंड कंपनी। इसमें देखें बिजनेस इनकम ऊपर पड़ी हुई है और कैपिटल गेन इसमें ज़्यादा चल रहा है सेपरेट ब्लॉक का। ये सैलरी, ये तो कुछ छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है ये वाला, MAZ वाला, मेज AOP का क्वेश्चन है। चलें इसको कर लेते हैं AOP के क्वेश्चन को, ताकि आपको उसकी समझ भी आ जाए। मैं सोच रहा हूँ जिसके अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस भी हों, वो मैं कोई क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ।